अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर। अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में आपको पता है कल खान साहब बरहम हुए अपनी पार्टी के ऊपर कि फ़ौज से आप लोग रब्ते कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, और मैं ये टॉलरेट नहीं करूंगा। तो आज हम आपको अंदर की खबरें देंगे कि खान साहब किन रहनुमाओं की बात कर रहे थे जो फ़ौज से रब्ते में हैं, और उनके ऊपर खान साहब को क्या शुबहात हैं, और कुछ ऐसी आपको अंदर की खबरें आज देंगे जो इससे पहले कभी रिकॉर्ड पर नहीं आई, कि किस तरह से एक सहाफ़ी को एक दौर में आईएसआई ने उठाया, कि उसके ऊपर शुबा क्या था और वो खान साहब ने क्यों उठवाया, किस अपने रहनुमा पे उनको शुबा था जो तहकीकात के लिए सहाफ़ी को उठा लिया गया। फिर इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से एक वज़ीर की वजारत जनरल कमर बाजवा की वजह से गई, उस वज़ीर को किस तरह से आगाह किया गया, उसे यकीन है। सारी आपको ये अंदर की खबरें आज देंगे। तो देखिए, इमरान खान साहब ने जिन शुबहात का इजहार किया है कल कोर कमेटी में, और वो गर्जे बरसे हैं, उन्होंने कहा कि मेरी मर्ज़ी के बगैर ये इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकातें बंद की जाएँ और राब्ते बंद किए जाएँ, और मैं टॉलरेट नहीं करूँगा, और वगैरह वगैरह। और उन्होंने उसके बाद एक वो सोशल मीडिया के बारे में भी कहा कि वहाँ पर पार्टी पॉलिसी फॉलो की जाए। तो उन्होंने उस दौरान फिर शीरी मज़ारी साहिबा को उन्होंने उसका निगरान मुकर्रर किया कि वो देखें सोशल मीडिया पर पार्टी पॉलिसी के मुताबिक ही ट्वीट्स और सब कुछ हों, और पार्टी रहनुमा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक बयान दें। तो एक तो उनको पता है कि शीरी मज़ारी साहिबा जो इस वक्त पीटीआई की एक ऐसी रहनुमा है जिनके इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं है, और उसकी वजूहत आपको मालूम है, जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं कि अमेरिका वाली साजिश में इस्टेब्लिशमेंट भी शरीक थी, न्यूट्रल्स भी उसका हिस्सा थे, वगैरह वगैरह। और आपको मालूम है कि जब उनको जिस अंदाज में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ने लापता कर दिया था, तो उस पर जो उनकी साहबजादी थी ईमान मज़ारी साहिबा, तो उन्होंने एक उसका इल्ज़ाम शक का इजहार जनरल बाजवा पे कर दिया था, जिस पर उल्टा उनके खिलाफ फ़ौज ने एफआईआर कटवा दी, जिस पर ईमान मज़ारी साहिबा ने जो एफिडेविट जमा करवाया उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी वालदा ने मुझे बताया था कि उनकी 2 दफ़ा तलखी हुई है जनरल बाजवा से बराह रास्त, तो अगर उनके साथ कुछ हुआ तो वो जिम्मेदार होंगे आर्मी चीफ। तो इस पर उन्होंने वो बयान दिया था। तो बहरहाल तो ये उनका एक बैकग्राउंड है। तो इमरान खान साहब ने उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जरा ये चेक करें। लेकिन इमरान खान साहब किन की तरफ इशारा कर रहे थे, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक तो इमरान खान साहब के उसी जब उन्होंने ये गुफ्तगू की तो परवेज़ खटक साहब खुद बोल पड़े। उन्होंने कहा कि खान साहब मैं मिलता हूँ लेकिन आपकी मर्ज़ी से मिलता हूँ। और इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक साहब को डिनाई नहीं किया कि आप झूठ कह रहे हैं कि आप मेरी मर्ज़ी से। परवेज़ खटक साहब वाकई इमरान खान साहब की मर्ज़ी से मिलते हैं। इमरान खान साहब के बाकायदा पैगाम लेके जाते हैं फौजी इस्टेब्लिशमेंट के पास, उधर के इमरान खान साहब के पास लेके आते हैं, गिले शिकवे दोनों साइडों के एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। और परवेज़ खटक साहब ने ये तमाम ताल्लुकात फौजी इस्टेब्लिशमेंट से इस दौर में खुसूसन बनाए जब वो वज़ीर दिफा थे। तो पाकिस्तान में वज़ीर दिफा का अहदा कुछ उसकी कोई हैसियत नहीं होती, बेचारा बहुत होम्योपैथिक होता है, कोई इख्तियार होता नहीं। आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से इन कॉन्टेक्ट होता है, और GHQ और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बीच में डिफेंस मिनिस्ट्री का ज़्यादा से ज़्यादा किरदार एक डाक खाने का होता है, जो इधर का लेटर उधर भिजवा देती है, उधर का लेटर इधर भिजवा देती है, इससे कोई हैसियत नहीं होती। बाकी जो वर्बल कन्वर्सेशन होती है, जो चीज़ें तय पाती हैं, वो प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ डायरेक्टली तय पाते थे कर लेते। तो परवेज़ खटक साहब उस तरह से तो कोई बेचारों के पास इख्तियार था नहीं, एक बड़ी उनको होम्योपैथिक से वजारत दी गई थी, लेकिन उन्होंने फ़ौज से अपने ताल्लुकात बनाए। और इस वक्त वो इमरान खान और फ़ौज के दरमियान अगर कोई आप कह सकते हैं कि पीटीआई के डेजिग्नेटेड अगर कोई मुज़ाकरातकार हैं तो वो परवेज़ खटक साहब हैं। तो दूसरे जो रहनुमा थे जिनके बारे में इमरान खान साहब ने नाम लिए बगैर शक का इजहार किया, वो है असद उमर साहब। अब असद उमर साहब बड़े पीटीआई का पता है पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, और उनको बड़े अनसरमोनियस वे से उनको वजारत से रुखसत किया गया था। और वो अनसरमोनियस वे क्या था कि 4 एंकर्स को उन दिनों आपको याद है असद उमर ने बहुत रुपी डिवैल्यू किया था, 35 से 40 रुपये। और उसके अलावा भी उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे एक्सपोर्ट्स और उसके लिए, और वो कह रहे थे कि अब मैं इन स्टेप्स की बुनियाद पे IMF से जब आके बात करूँगा तो वो मुझे लोन दे देंगे। तो वो उन दिनों में अमेरिका मुज़ाकरात के लिए गए थे। तो 4 सीनियर एंकर्स को जनरल कमर बाजवा साहब ने, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने आर्मी हाउस मुलाकात के लिए बुलाया, और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू में
असद उमर साहब के बारे में काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने कहा कि इसने देखो बेड़ा गर्क कर दिया है रुपये डिवैल्यू करके, और फ़ौज जितने हथियार ख़रीदती है वो बैरूनी ममालिक से जो ख़रीदती है वो डॉलरों में ख़रीदती है। तो हमारा अगर 1400 अरब रुपए बजट है तो इसका मतलब है कि अगर 1400 अरब रुपए को हम पहले डॉलर्स में कन्वर्ट करते तो हमारा तकरीबन 13 अरब डॉलर बजट बनता था। तो हम 13 अरब डॉलर हमारे पास होते थे हथियार खरीदने के लिए यूरोप, अमेरिका, चाइना और दीगर मुल्कों से। उन्होंने कहा जो इन्होंने रुपये डिवैल्यू कर दिया है और इतना ज़्यादा गिरा दिया असद उमर ने रुपया कि अब हमारे पास वो 1400 अरब रुपए का मतलब है कि अगर उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो वो कोई 9-9.5 अरब डॉलर बनता है। तो हमें तो 3-3.5 अरब डॉलर का हमारे पास डेफिसिट हो गया है हथियार खरीदने के लिए, और सारा का सारा इसने बेड़ा गर्क किया है। और आपने रुपये डिवैल्यू करना था तो IMF से डील करने के बाद करते, आप पहले आपने रुपये डिवैल्यू कर दिया तो IMF वाले तो आपसे मजीद डिवैल्यू करवाएंगे। तो इसको पता ही नहीं है वजारत खजाना का ये वो। तो वो जब एंकर आए वापस तो उन्होंने एक एंकर ने असद उमर साहब से रब्ता किया कि आप किधर हैं, उन्होंने कहा मैं वाशिंगटन में। उन्होंने कहा वापस आ रहे हैं? उन्होंने कहा मैं आज रात अभी निकल रहा हूँ और कल पाकिस्तान में हूँगा। तो उन्होंने कहा कि जनाब आपकी वजारत जा रही है और आप अब बस घर जाने। उन्होंने कहा नहीं मेरे तो IMF से बहुत अच्छे मुज़ाकरात हुए हैं और मैं तो बस जल्दी डील लॉक होने वाली है, मेरी वजारत कहीं जा रही है, आप बेवकूफ़ हैं, मैं वापस आ रहा हूँ। उन्होंने कहा चलिए देख लीजिएगा। असद उमर साहब जो ही लैंड किए तो उनको व्हाट्सएप इमरान खान साहब खाया और उन्होंने कहा कि जनाब मैं आपका पोर्टफोलियो चेंज कर रहा हूँ फाइनेंस मिनिस्टर से। असद उमर साहब को आइडिया होगा कि एंकर ठीक कह रहा था। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं पोर्टफोलियो चाहिए, मैं बस इस्तीफ़ा दे देता हूँ, मुझे वजारत नहीं चाहिए कोई दूसरी। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है आप इस्तीफ़ा दें और घर चले जाएँ। वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए। उसके बाद फिर वो प्लानिंग के मिनिस्टर बनाए गए थोड़े गैप के बाद, लेकिन वो भी फ़ौज के बहुत करीब हैं और ख़ुद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता चुके हैं कि उनको पेशकश की गई थी कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो ये नो कॉन्फिडेंस वापस ले ली जाएगी और PTI को हुकूमत पूरी करने दी जाएगी जो असम्बलियों की मुद्दत होगी, जो कि उन्होंने बकौल उनके मुस्तरद कर दी थी। ये बात वो खुद ऑन रिकॉर्ड असद उमर साहब कह चुके हैं। तो वो फ़ौज को बहुत पसंद है, फ़ौज उनको इमरान खान साहब के जानशीन के तौर पर देखती है। और अगर इमरान खान साहब सियासी मंजरनामे से हट जाते हैं, फिज़िकली नहीं खुदा न खास्ता मतलब, लेकिन लाइक डिस्क्वालीफाई होकर या कुछ भी, तो उस सूरत में असद उमर साहब को वो PTI का जानशीन देखने जाते हैं। उनके एक रिटायर्ड जनरल के बेटे हैं, प्रेजेंटेबल भी हैं, लंबे चौड़े हैं माशाल्लाह। तो फ़ौज को हैंडसम वैसे भी बड़े सूट करते हैं, पसंद आते हैं। इमरान खान साहब के लिए भी एक क्राइटेरिया ये भी था फ़ौज का। तो वो एक बहुत करीब हैं और इमरान खान साहब को भी पता है कि फ़ौज उनको चाहती है कि इमरान खान साहब अगर साइड पर हो जाए तो इनको प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर कैंडिडेट खड़ा किया जाए तो हालात काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उनके बारे में बहुत मोहतात होते हैं और रिसेंटली असद उमर साहब भी थे जो जनरल कमर बाजवा के पास आखिरी हफ्ते में गए अगस्त के, और उन्होंने जाकर उनको एक और एक्सटेंशन की पेशकश की जो जनरल कमर बाजवा ने बड़ी नागवारी से बज़ाहिर मुस्तरद कर दी कि आप लोगों ने मेरे पल्ले छोड़ा क्या है, जो कुछ आप लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, गालियाँ दिया, मैं एक्सटेंशन लूँ ये वो। तो वो असद उमर साहब के इस किस्म के कनेक्शंस हैं तो वो भी मिलते हैं फ़ौज की क़यादत से। हालांकि इमरान खान साहब को इल्म है कि वो फ़ौज की क़यादत से मिलते हैं और रेगुलर मिलते हैं, महीने में 2 से 3 उनके पिंडी चक्कर लगते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उनके बारे में बहुत मोहतात हैं। अगर आपको याद हो जब DGI की पोस्टिंग का मामला फंसा हुआ था, इमरान खान साहब लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को होल्ड करके उनका नोटिफिकेशन बैठे हुए थे पोस्टिंग का, और फ़ौज और इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के आपस में एक जिसे कहते हैं तनाव की सूरत हाल थी। तो उस वक्त असद उमर ही थे जो जाके पिंडी में उस वक्त भी मुज़ाकरात कर रहे थे। परवेज़ खटक भी अपनी जगह पर कर रहे थे, शामुल कुरैशी भी अपनी जगह पर कर रहे थे और फवाद चौधरी भी अपनी जगह पर मुज़ाकरात कर रहे थे। लेकिन असद उमर उस दौर में मुज़ाकरात में शरीक थे, तो वो भी एक शख्सियत है। फिर तीसरी शख्सियत है शामुल कुरैशी साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा शुरू से शुबहात रहते हैं। वो इमरान खान साहब को खुद पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने कि वो की आदमी थे, इसीलिए आसिफ जरदारी साहब ने उनको 2008 में प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया था। हालांकि वो तब भी प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश रखते थे, तो बड़ी पुरानी उनकी ख्वाहिश है। और फिर दूसरी, वो जब रेमंड डेविस वाले मामले में उन्होंने सो कॉल्ड प्रिंसिपल स्टैंड लिया, तो आसिफ जरदारी साहब ने जब उनकी काबीना में वजारत बदलने की कोशिश की वज़ीर ख़ारजा से, तो वो
इस्तीफा देकर चले गए और फिर उन्होंने घोटकी जलसे में इमरान खान साहब को ज्वाइन किया और ये ज्वाइनिंग भी इस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी। तो इमरान खान साहब को पता है कि ये तो बराह रास्त आए इस्टेब्लिशमेंट के जरिए, तो मैं इन पर कैसे एतमाद करूँ, और ये 2008 से प्राइम मिनिस्टर बनने का ड्रीम भी रखते हैं। और फिर देखिए कि जब 2018 के इलेक्शन थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब सूबाई असम्बली की सीट से भी खड़े हुए थे मुल्तान से, लेकिन उस सीट पर उनको हरवाया गया और उनकी कॉल भी लीक हुई थी जिसमें वो दूसरे बंदे को बता रहे थे कि ये सीट मुझे हरवाई गई है और मुझे पता है मुझे क्यों हरवाई गई है। वो यानी कि बगैर नाम लिए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि इमरान खान साहब को ये खदशा था कि असद उमर अगर सूबाई असम्बली की नशिस्त दी गया तो ये मुझ पर प्रेशर डालेगा कि मुझे चीफ मिनिस्टर पंजाब बनाओ, और अगर मैंने नहीं बनाया तो ये हुकूमत छोड़ देगा और पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो इसलिए वो वक्त आने ही ना दो कि जहाँ पर ये मुझे ब्लैकमेल कर सके, उसको पंजाब असम्बली की नशिस्त पर ही हरवा दो, इलेक्शन ही ना जीतना। जो मतलब देखे ना कितना फनी है, शाह महमूद कुरैशी कौमी असम्बली की सीट जीत जाता है मुल्तान से, सूबाई असम्बली की हार देता है। मतलब सूबाई असम्बली की तो ज़्यादा छोटी हल्का होता है, कम वोट होते हैं वहाँ पे, तो उनको बासानी जीतना जाता है, लेकिन ये हरवाई गई सीट और असद उमर को पता था कि इमरान खान साहब ने हरवाई। फिर उसके बाद एक और भी हम आपको वाक़या बताते हैं कि जो कि बड़ा एक्सक्लूसिव है, कि जब इमरान खान साहब ने वो ईरान, तुर्की और मलेशिया का ब्लॉक ज्वाइन करने की कोशिश की और सऊदीज़ बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए उसके ऊपर, तो वो एक खबर एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लगी कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने और इमरान खान साहब ने इंडिविजुअली फॉरेन ऑफिस की इनपुट के बगैर ये फैसला किया था मलेशिया जाने का, जिस पर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए सफारती मसाइल पैदा हुए। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को शटअप कॉल देकर रुकवाया गया कि आप नहीं जा सकते, और इसमें उन्होंने इमरान खान साहब पहले नहीं मान रहे थे फॉरेन ऑफिस की इनपुट और बाईपास करके जा रहे थे। तो वो जब खबर लगी तो उस वक्त DGSI आपको पता लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद थे और इमरान खान साहब अपनी हर चीज़ उनके ज़रिए करवाते थे। तो ये वो दौर बड़ा मुतहरिक दौर था, वो चाहे नो कॉन्फ्रेंस नाकाम बनवानी हो, चाहे कुछ भी। खुद इमरान खान साहब मानते हैं कि हमें ISI के ज़रिए अपने असम्बली में बिल पास करवाना पड़ते थे, अपने लोगों की हाज़िरी यकीनी बनवाना पड़ती थी और दीगर चीज़ें करवाना पड़ती थी, और बूट के बगैर हुकूमत नहीं चलती है, वो भी इमरान खान साहब खुद कहते हैं। तो वो हुआ ये कि जब ये खबर आई तो कामरान यूसुफ साहब को उठा लिया गया और उनसे जो तहकीकात की गई वो एक ही थी कि ये जो खबर है इसके सोर्स आपका क्या है, कि इमरान खान ने फॉरेन ऑफिस को बाईपास करके ये सफारती तनाज़ा खड़ा करवाया, इसका सोर्स बताएं। वो खैर सहाफ़ी तो सोर्स तो कभी नहीं बताता, तो कामरान यूसुफ ने सोर्स तो नहीं बताया, लेकिन वो फिर ऐसे लगा कि इमरान खान साहब ये जानना रहता था कि मेरे खिलाफ ये खबर शाह महमूद कुरैशी ने तो नहीं लगवाई, अगर उससे लगवाई है तो ये उनके बारे में एक इमरान खान साहब को शुरू से शक रहता है। तो इसलिए इमरान खान साहब उनकी बात नहीं मानते, बल्कि वो जो कहें तो उसका उल्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो कुछ और ही चक्कर में होगा गेम में। तो एक तो वो है। फिर आगे रहते हैं फैसल वाडा साहब, वो खुद कोर कमेटी के इजलासों में खान साहब को कहते हैं कि आपकी आस्तीन में कुछ सांप हैं जो आपको उकसा रहे हैं फौज से लड़वाने के लिए, और ये और वो। तो फैसल वाडा साहब भी कराची में बहुत बड़ा कारोबारी सेटअप रखते हैं और वो प्रॉपर्टी का कारोबार, और पता है प्रॉपर्टी के कारोबार में फ़ौज से ज़्यादा दिलचस्पी किसी की नहीं होती। हमारे फ़ौजी भाइयों से ज़्यादा प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, इन्वेस्टमेंट नहीं करता। तो वो भी फ़ौज के बहुत करीब हैं और बड़ा मिलजुल के काम करते हैं। तो वो भी एक वकील हैं फ़ौज के, खान साहब उनको भी टांट कर रहे थे। फिर एक वकील आरिफ अलवी साहब भी हालिया दिनों में सामने आए हैं, क्योंकि वो बार बार ट्वीट्स भी कर रहे हैं बड़े प्रो मिलिट्री। फिर वो इमरान खान साहब की उन्होंने एक मीटिंग होस्ट भी की, जनरल कमर बाजवा से मुलाकात करवाई, और उसके अलावा भी वो पसे पर्दा खुद भी वो ट्वीट्स में भी कह रहे हैं कि मैं, और इंटरव्यूज में कह रहे हैं कि मैं फ़ौज में, मैं इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में गलतफहमियाँ स्टेक होल्डर्स में दूर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर ये लोग इंतखाबात जल्दी करवाने माने तो मैं इन सब के मुज़ाकरात भी वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इमरान खान साहब उनसे भी कोई इस मामले में ज़्यादा खुश नहीं है। तो ये वो लोग हैं जिनके बारे में इमरान खान साहब इशारा कर रहे थे कि तुम लोग राब्ते में हो फ़ौज से, मुझे मालूम है, और तुम लोग डीलें कर रहे हो और तुम लोग अपने लिए भी डील काट रहे हो, क्योंकि इमरान खान साहब को इन पर शुबहात हैं कि ये लोग खुद प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार हैं और ये मुझे बाईपास करके प्राइम मिनिस्टर ही बनना चाह रहे हैं। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।